जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सिविल सर्विसेज में आने से, आईएएस में विशेषकर आने से लाइफ में किस तरह का परिवर्तन आता है, और विशेषकर मैं अपनी ज़िंदगी और अपने अनुभवों के आधार पर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप कुछ सहजता के साथ इस दिशा में आगे बढ़ सकें। यही हमारी कोशिश होगी। दोस्तों, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि आज भी हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी या तो गरीब है, या लोअर मिडिल क्लास है, या मिडिल क्लास है। इन सबका सपना होता है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करें, ज़िंदगी में कुछ बड़े मुकाम को हासिल करें और उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आए, कुछ अच्छे चेंजेस आएँ, कुछ अच्छा कर सकें, एक सामाजिक सम्मान उनका बढ़े और जीवन में एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकें। इस तरह की सोच हमारे लोअर मिडिल क्लास या गरीब वर्ग के लोगों में विशेष रूप से एक आकांक्षा के रूप में रहती है। और भारत का मिडिल क्लास एक विशेष आकांक्षी मिडिल क्लास है, जिसके दम पर बहुत तेज़ी से भारत भी आगे बढ़ रहा है और हम लोग ग्लोबल पावर बनने की दिशा में लगातार अग्रसर होते जा रहे हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में एक बच्चा पैदा होता है, एक टीनेजर होता है, एक युवा होता है। वो सोचता है कि उसके ज़िंदगी में परिवर्तन आए। वो पड़ोसी के, अड़ोस के, पड़ोस के, मोहल्ले के घरों में कार आते हुए देखकर, बड़ी बाइक आते हुए देखकर, कभी एलईडी आते हुए देखकर, कभी लैपटॉप आते हुए देखकर उसके मन में कई तरह की आकांक्षाएं आती हैं कि वो भी अपने माता पिता को सुविधा दिला सके, वो भी अपने भाई बहन को सुविधा दिला सके, वो खुद भी अनेक प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त कर सके। इस तरह की एक सामान्य फिजिकल जो एस्पिरेशन है, वो एस्पिरेशन निश्चित रूप से लोअर मिडिल क्लास में बहुत बड़े स्केल पे रहती है। और एक इस तरह की एक स्वाभाविक आकांक्षा देश को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं अच्छा भी मानता हूँ। दोस्तों, इस तरह के आकांक्षाओं में जब एक मिडिल क्लास का टीनेजर, एक स्टूडेंट, एक यूथ जब उलझा रहता है, तो उसको लगता है कि मेरे पास आगे बढ़ने का क्या रास्ता है। कई बार वो सोचता है मैं कुछ बिजनेस कर लूँ, कई बार वो सोचता है मैं क्रेशर चला लूँ, कई बार वो सोचता है मैं पेट्रोल पंप चला लूँ, कई बार वो सोचता है मैं राइस मिल खोल लूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए, कई बार कोई सोचता है मैं पॉलिटिक्स कर लूँ। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको बिजनेस में जाएंगे तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पॉलिटिक्स में जाएंगे तो एक आइडेंटिटी की, एक विशेष नाम की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। तो इन सब कारणों से वो इंस्पिरेशन आप बिजनेस के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आसानी से प्राप्त करने में कई बार दिक्कतें होती हैं। इस दृष्टिकोण से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज भी भारत देश में शिक्षा वो माध्यम है जिसमें एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी, एक मिडिल क्लास का टीनेजर भी, एक लोअर मिडिल क्लास का युवा भी सिविल सर्विसेज या किसी बड़े करियर ऑप्शन की ओर टारगेट कर सकता है शिक्षा के माध्यम से, आईआईटी में या सिविल सर्विसेज में या मेडिकल में, और अपनी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस बात को मैं दृढ़ रूप से स्वीकार करता हूँ, संकल्पित भाव के साथ आपको कहना चाहता हूँ। दोस्तों, भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र अगर जिंदा नहीं रहता तो गरीब वर्ग के, लोअर मिडिल क्लास के युवाओं को ये अवसर शायद नहीं मिल पाता। लेकिन भारत में लोकतंत्र जिंदा है, इस बात का एक सबसे बड़ा प्रमाण यूपीएससी को भी मैं मानता हूं, जिसमें आप 75 रुपये 100 रुपये का हम लोग फॉर्म भरते थे और आईएएस बन सकते हो। आप 75 रुपये 100 रुपये का फॉर्म भर के आईएएस बन सकते हो। ये एक सफल और सजग और जिंदा लोकतंत्र में ही हो सकता है, और भारत के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा प्रमाण मैं यूपीएससी को मानता हूं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सामान्य वर्ग का युवा और टीनेजर विद्यार्थी जब जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो शिक्षा एक बड़ा माध्यम होता है, और सिविल सर्विसेज एक बड़े प्लेटफॉर्म बनकर उभर कर सामने आता है। मैं अपनी ज़िंदगी की जहाँ तक बात करूँ तो मैंने कई वीडियोस में शेयर भी पहले किए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग मंच में, कई टेड टॉक में, कई जगह, कई लोगों को पता होगा। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ, वहाँ पला बढ़ा। वहाँ पे जब मैं रहता था, जब 8 साल का था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया था। मेरी जो माँ हैं वो 4वीं क्लास तक पढ़ी हुई हैं। मैं ऐसे स्कूलों में पढ़ाई किया हूँ, बिल्कुल सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों में, जहाँ पे 6वीं में ABCD पढ़ाई जाती थी। जहाँ पे हम लोग 6वीं से 8वीं जिस मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे खपरेल की छत थी, और जैसे ही पानी गिरता था तो वहाँ पे पानी चूने लगता था और छुट्टी हो जाया करती थी। ना वहाँ पे टाट पट्टी था, ना वहाँ पे दरी थी, और
ब्लैक बोर्ड भी काला वाला जिसको भिंगराज से मिटाना पड़ता था। इस तरह के सिचुएशन वाले स्कूल में मैंने मिडिल स्कूल पढ़ाई की, खपरेल वाले स्कूल में। लेकिन जब भी पानी गिरता था और छुट्टी हो जाती थी तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। उस समय चपरासी प्यून भी नहीं होते थे स्कूल में, कक्षा नायक साला नायक के पास ही स्कूल की चाबी हुआ करती थी। और कई बार जब कम पानी गिरा रहता था तो हम लोगों का ग्रुप जाकर 2 घंटा पहले ही जाकर स्कूल में देखता था कि क्लासरूम भरे हैं या नहीं भरे हैं। नहीं भरे रहते थे तो सामने बोरिंग था, वहाँ पानी निकाल निकाल के क्लासरूम में डाल देते थे ताकि छुट्टी हो जाया करे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात हुआ करती थी। लेकिन रियल पिक्चर, रियल एजुकेशन के मायने में जब हम बात करें तो मिडिल स्कूल इस तरह के एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैंने प्राप्त किया। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल भी सरकारी स्कूलों में ही मैंने पढ़ाई करी। जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था तो ना तो वहाँ पे मैथ्स के लेक्चरर थे, न फिजिक्स के लेक्चरर थे, न केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, न बायो के लेक्चरर थे, न हिंदी के लेक्चरर थे। केवल एक लेक्चरर थे अंग्रेजी के। और पूरे साल में जब हम लोग 12वीं क्लास में पढ़ते थे तब पूरे साल में मैथ्स की केवल 4 क्लास हुई थी। ऐसे स्कूलिंग बैकग्राउंड से मैं उठकर आया और चूंकि मन में संकल्प था, जब मैं छोटा था तभी से संकल्प आ गया था। जब पिताजी का निधन हुआ, वो एक सरकारी स्कूल में गुरुजी थे, टीचर थे, उनका निधन हुआ तो माँ का पेंशन बनवाने के लिए हम लोग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाया करते थे। और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जब जाते थे तो बीओ ऑफिस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो ऑफिस होता है, वहाँ पे जाते थे। लेकिन हमारा पेंशन का काम नहीं हो पा रहा था। एक दिन हम लोग कलेक्ट्रेट गए, माँ और मैं। उस समय मैं 11 साल का था और कलेक्टर को हमने अपनी बात बताई, अपनी प्रॉब्लम बताई और कलेक्टर ने एक फ़ोन किया और हमारे पेंशन का प्रॉब्लम तुरंत सॉर्ट आउट हो गया। तब मुझे लगा कि ये कलेक्टर तो बड़ा तोप चीज़ होता है भाई, ये कलेक्टर बनना चाहिए। और 11 साल की उम्र में ये सपना पालकर, ये संकल्प लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। और उस समय सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के जो मैगजीन्स होते थे, प्रतियोगिता दर्पण के जो मैगजीन होते थे, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू के जो मैगजीन CSR होता था, इस तरह के मैगजीन्स को पढ़ता रहता था, उनके टॉपर्स को पढ़ता रहता था। हर 2 महीने 3 महीने में मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाता था और 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में इस तरह के मैगजीन को उठा कर लाता था और सारे टॉपर्स के बारे में इंटरव्यू वगैरह पढ़कर मैं कहीं ना कहीं प्रेरित होता रहता था। 12वीं क्लास के बाद मैं पूरा संकल्पित होकर अन्य करियर ऑप्शंस को उपलब्ध होने के बावजूद, सिलेक्शन होने के बावजूद मैंने टोटली यूपीएससी पर फोकस किया और वन ऑफ द यंगेस्ट एज में कंट्री में मैं आईएएस में सेलेक्ट हुआ। आईएएस में मैं जब सेलेक्ट हुआ, सारे संघर्षों के बाद दिल्ली में एस्बेस्टस की छत के नीचे रहना, दिल्ली में कब्रिस्तान के पास पटेल चेस्ट क्रिश्चियन कॉलोनी के हॉस्टल्स में रहना, इन सब सिचुएशंस का सामना करना पड़ता था। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मसूरी ट्रेनिंग एकेडमी, लबासना, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भी पहुंचा था। जब वहां पर मैं गया तो गार्ड ने मुझे घुसने से वहां पे मना कर दिया था। तब मुझे बड़ा दुख हुआ था कि छत्तीसगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से मसूरी मैं पहुंचा था और वहां पर पहुंचा और गेट पर मुझे अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन मन में मैंने वहीं पे संकल्प लिया था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और मैंने मन ही मन सोचा था कि यही गार्ड मुझे सैल्यूट करेगा और गेट खोलकर अंदर बुलाएगा। इस संकल्पों के साथ मैं जीता रहा और वन ऑफ द यंगेस्ट एज में आईएएस में सेलेक्ट हो गया था 2005 बैच में। और 2005 बैच में मैं जैसे सेलेक्ट हुआ मुझे होम कार्डर छत्तीसगढ़ भी मिला और मैंने 13 साल तक आईएएस की नौकरी बड़ी शिद्दत से की। मैं यहाँ पे करीब 8 जिले में काम किया, अलग अलग पदों पर। 3 जिलों में कलेक्टर रहा, 2 जिलों में सीओ जिला पंचायत रहा, राजधानी रायपुर का म्युनिसिपल कमिश्नर भी रहा, कलेक्टर भी रहा। मैं मुख्यमंत्री जी का मीडिया भी देखा। ये सारे काम मैं 13 साल के अपने प्रशासनिक जीवन के अनुभव के दौरान किया। इसमें राजधानी का कलेक्टर बनना, म्युनिसिपल कमिश्नर बनना, दंतेवाड़ा जैसे जगह में चैलेंज लेते हुए खुद पोस्टिंग लेकर कलेक्टर बन के जाना और वहाँ एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा कर पाना, ये सारे अनुभव मेरे इस दौरान शामिल थे। लेकिन जहाँ तक जिंदगी में जो परिवर्तन आता है उस पर मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा कि गांव की एक सामान्य जिंदगी जिसमें आप छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरसते रहते हो, छोटी छोटी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पटाना, लाइन लग कर जाकर 2 घंटे 4 घंटे 5 किलोमीटर जाकर 2 घंटे 4 घंटे लाइन लग के बिजली बिल पटाना जैसी समस्याएं गांव की ज़िंदगी में हुआ करती थी। इस प्रकार की सारी चीज़ों से, डेली ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनसे आप एक झटके में सिविल सर्विस में सेलेक्ट होते ही आप ऊपर उठ जाते हो।
सामाजिक ओहदे को, सामाजिक सम्मान को भी आप इंजॉय करने लगते हो। तो आपकी छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती हैं, लैपटॉप हो, एलईडी हो, आपके लिए गाड़ी हो, ड्राइवर हो, ये सारी चीज़ें एक झटके में आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो बेसिक फिजिकल एस्पिरेशंस मिडिल क्लास में होती हैं, उसको ये सर्विस एक झटके में पूरा कर देती है। इस बात को मैं पहले और छोटे पॉइंट के रूप में रखना चाहूँगा। लेकिन आपको हमेशा ये भी याद रखना है, यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आप केवल लाल बत्ती को देखकर, वो भी खैर मोदी जी अभी खत्म कर चुके हैं, अगर केवल आप बत्ती को देखकर, केवल पावर प्रेस्टीज को और फिजिकल चीज़ों को, सुविधाओं को देखकर, नौकर चाकर, ड्राइवर, गाड़ी घोड़ा, बंगला को देखकर अगर सिविल सर्विसेज में आते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह, साल भर तक ये चीज़ें आपको मोटिवेटेड रख सकती हैं। अल्टीमेटली 6 महीना, साल भर बाद आपको अगर कोई चीज़ मोटिवेटेड रख सकती है तो वो केवल और केवल अपने मन से कुछ अच्छा करना, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना, इसी से जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही चीज़ आपको सर्विस में लॉन्ग रन में ड्राइव कर सकती है। अन्यथा छोटी छोटी फिजिकल चीज़ें आपको ड्राइव नहीं कर सकती हैं। इस बात को भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो मैंने पहला चीज़ जो कहा कि सिविल सर्विसेज में आते ही ज़िंदगी में जो परिवर्तन होता है, वह जिंदगी का जो परिवर्तन है, वह बेसिक नीड्स जो मिडिल क्लास रोज स्ट्रगल करता है, उससे आप एक झटके में बाहर आ जाते हो। दूसरी और सबसे बड़ी जो चीज़ आपके ज़िंदगी में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म के थ्रू, आईएएस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कलेक्टर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मिलती है, वह है कि आप जिंदगी में एक गरीब वर्ग का व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो कुछ झेला रहता है, उस चीज़ों को दूसरे लोगों को ना झेलना पड़े, उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी में सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन और सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है, जो आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बदल कर रख देता है। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लेवल से आप ऊपर उठने की ओर ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे मैं अपने जीवन से 2 उदाहरण देना चाहूँगा। अनेकों सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन 2 उदाहरण आपके सामने देना चाहूँगा। पहला मैं उदाहरण दूंगा, जब मैं गांव में रहता था और नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था। नवोदय विद्यालय की मैं परीक्षा देने के लिए गया और मैं तब तक, मुझे मालूम ही नहीं था कि कौन सी गाइड पढ़ी जाती है, कहाँ पे क्या ट्रेनिंग की जाती है, कौन सा मटेरियल पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ऐसे सीधा चला गया था। गांव की स्कूल में हम सबसे होशियार हुआ करते थे, तोप खान बनते थे और चले गए सीधा एग्जाम देने के लिए। पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया और फेल हो गया। मैं जब फेल हुआ तो मुझे बड़ा धक्का लगा। मैं तो बहुत बड़ा तोपचंद हुआ करता था, कैसे मैं फेल हो गया, और मुझे बड़ा धक्का लगा, बड़ा दुख हुआ। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं जब 2005 में आईएएस में सेलेक्ट हुआ और 2011 से 2013 के बीच में जब दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहा, तो मैंने वहाँ पे कलेक्टर रहते हुए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे अवसर मिला, और उस अवसर का प्रयोग करते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, नन्हे परिंदे। और नन्हे परिंदे प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं सबसे गरीब बच्चे, अत्यंत नक्सल प्रभावित बच्चे, जिनके माता पिता कई लोगों के वायलेंस में, हिंसा में मारे गए रहते थे, कई लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए ठीक से नहीं रहते थे, इस तरह के बहुत ही ज़रूरतमंद 100 बच्चों को पूरे दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट किया। और इन 100 बच्चों को 5वीं क्लास की रेगुलर क्लासेस चलाई गई बोर्डिंग फैसिलिटी के साथ। उनको जिला मुख्यालय में लाया गया, उनको हॉस्टल फैसिलिटी दी गई, बोर्डिंग फैसिलिटी दी गई, और उनको 5वीं क्लास की रेगुलर स्कूलिंग कराई गई। और साथ ही साथ उनको 1 साल तक नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों के लिए ट्रेनिंग भी दी गई, अच्छे डेडिकेटेड टीचर्स के माध्यम से, जिनको इसका अनुभव था। अच्छे स्टडी मटेरियल्स को यूज करते हुए इन 100 बच्चों को अच्छे से तैयार किया गया। आप भी मानेंगे कि जो बच्चा 5वीं क्लास में रह रहा हो, जो 9-10 साल का बच्चा हो, उसे अगर 1 साल तक ट्रेन किया जाए तो उसे दुनिया के पैमानों में कितना भी गधा या बैकवर्ड समझा जाता रहा हो, लेकिन 1 साल तक अगर उस फ्रेश माइंड को ट्रेंड किया जाए तो वो बहुत अच्छी प्रतिभा के रूप में सामने आ सकता है। ये मैं दृढ़ विश्वास करता हूं, और ऐसे अनेकों मेरे शैक्षणिक प्रयोगों से ये बात प्रमाणित भी हुआ है। तो नन्हे परिंदे में ही मैंने ये देखा कि वो बच्चे जिनके पास ठीक से कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता था, वो बच्चे जिनके माता पिता कई लोगों के हिंसा में मारे गए रहते थे, ऐसे बच्चे भी 1 साल में ट्रेंड हो जाते हैं। और उन 100 में से
50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, 80 बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूलों में प्रवेश कर पाते हैं। ये प्रोजेक्ट चलते हुए वहाँ करीब 7-8 साल हो चुके हैं और हर साल इस प्रोजेक्ट से नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूलों के दरवाजे गरीब बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए खुलते हैं। तो जो मैं नवोदय विद्यालय में फेल हुआ था उसका बदला मैंने कलेक्टर बनकर दंतेवाड़ा में नन्हे परिंदे प्रोजेक्ट चलाकर सैकड़ों बच्चों, हजारों बच्चों को नवोदय सैनिक स्कूल में पहुंचाकर मैंने अपने ज़िंदगी के इस अभाव का बदला लिया। इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा, जब मैं 12वीं क्लास पास हुआ था, तो जब 12वीं क्लास पास होकर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए भिलाई आया था, तो मैं पूरी भिलाई में किताब दुकानें खोजा। यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए अगर मुझे 50 किताबों की ज़रूरत थी तो बड़ी मुश्किल से 4-5 किताबें मिल पाई। इसके बाद मैं रायपुर आया, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी तब भी बन चुकी थी, और मैं रायपुर आया और रायपुर की सारी किताब दुकानों को खोजा, तब भी मुझे बड़ी मुश्किल से 2-4 और एडिशनल बुक मिल पाई होंगी। तो रायपुर, भिलाई, पूरे छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ को छानने के बाद अगर यूपीएससी के लिए 50 किताबों की ज़रूरत थी तो बमुश्किल से मुझे 5-7-8 किताबें मिल पाई थी। और मैं जब दिल्ली गया तो सब कुछ मुझे मिल पाया। तो मैंने ये फील किया कलेक्टर बनने के बाद, जब मैं रायपुर का कलेक्टर बना तो मुझे अपने उस अभाव की याद आई और उस अभाव का मैंने प्रतिशोध लेने का, रिवेंज लेने का, बदला लेने का निर्णय लिया और मैंने नालंदा परिसर नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया। एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी, इंडिया में तो मैं चुनौती देता हूँ कि उस स्तर की लाइब्रेरी शायद ही किसी दिल्ली, बॉम्बे में भी कहीं पर भी नहीं है। तो उस स्तर की लाइब्रेरी एक ऑक्सी रीडिंग जोन के नाम से, के रूप में, नालंदा परिसर के नाम से हमने स्टार्ट की। उसमें यूथ टावर है जो वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट के साथ, पूरे एसी सुविधाओं के साथ, पूरे नेचुरल एयर, नेचुरल सनलाइट को एब्जॉर्व करते हुए बनाया गया है। और उसमें एक साथ उस पूरे कैंपस में 1000 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा रूफटॉप रीडिंग का भी उसमें कॉन्सेप्ट है। कई बार गर्मियों का दिन होता है तो छत में पढ़ने में आपको मज़ा आता है, सर्दियों का दिन होता है तो दिन में सनलाइट में पढ़ने में आपको मज़ा आता है। तो उस तरह की सुविधाएं, रूफटॉप रीडिंग की सुविधा वहाँ पे नालंदा परिसर में विकसित की गई है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो नालंदा परिसर है वो करीब 6 एकड़ में फैला हुआ है और उसमें ओपन रीडिंग, पेड़ के नीचे, प्रकृति की गोद में, ऑन लैप ऑफ नेचर पढ़ाई करने की भी सुविधा विकसित की गई है। चारों तरफ उस तरह से लाइटिंग की गई है। सुरक्षा के हिसाब से करीब 50 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। उस पूरे कैंपस में 100 एमबीपीएस की फास्टेस्ट नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है और इसके अलावा 200 कंप्यूटर के साथ हाई क्लास का डिजिटल लाइब्रेरी भी वहाँ बनाया गया है। तो इस तरह से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ, और वहाँ पे करीब 2 करोड़ रुपए की किताबें भी रखी गई है। तो इस तरह वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ मैं कलेक्टर रायपुर जब बना तो ऑक्सी रीडिंग जोन के रूप में नालंदा परिसर के नाम से वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बनाकर अपने अभाव का बदला लिया। इस तरह से सैकड़ों बदला लेने का मौका मुझे 13 साल के अपने प्रशासनिक जीवन में मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि सबसे बड़ा जो लाइफ में परिवर्तन आता है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन का परिवर्तन आता है। और आप जिन अभावों को झेल कर बचपन में बड़े हुए हों, उन चीज़ों को दूसरे लोगों को ना झेलना पड़े, इस दिशा में सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा मैं अपने अनुभवों के आधार पर कि इस तरह का प्लेटफॉर्म अगर कोई चीज़ दिलाता है तो आईएएस, सिविल सर्विसेज आपको दिला सकता है। आज 13 साल का प्रशासनिक जीवन अच्छे तरीके से बिताने के बाद, बहुत कुछ अच्छा कर सकने के बाद, मैं प्रशासन को अलविदा कर दिया। मैं प्रशासन में आईएएस से रिजाइन कर दिया। मेरे 23-24 साल की नौकरी बची हुई थी, फिर भी मैंने अपने 36-37 साल की उम्र में आईएएस से रिजाइन कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आईएएस को, प्रशासनिक करियर को या सिविल सर्विसेज को बुरा समझता हूँ। मैं आज जो भी हूँ, मेरी आइडेंटिटी समाज में जो कुछ भी है, मेरी क्रेडिबिलिटी जो कुछ है, मेरी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी अभी जो इस्टेब्लिश हो पाई है, वो 13 साल तक प्रशासनिक जीवन में अच्छा करने के कारण स्थापित हो पाई है। अगर ये प्रशासनिक जीवन मेरा 13 साल का नहीं होता
तो मेरे कामों के बारे में, मेरे डेडिकेशन के बारे में, मेरे कमिटमेंट के बारे में, मेरे यूथ के प्रति कमिटमेंट के बारे में, मेरे एजुकेशन के प्रति कमिटमेंट के बारे में शायद लोगों को कुछ पता नहीं चल पाता। इससे मेरी आइडेंटिटी और क्रेडिबिलिटी भी शायद उस तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाती और राजनीति के दरवाजे भी मेरे लिए उस तरह से नहीं खुले होते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन आप आईएएस से रिजाइन करके अलग हो जाते हैं या रिटायर होकर, सेवानिवृत्त होकर अलग हो जाते हैं, उसमें भी आप जो अपने करियर में कुछ अच्छा किए रहेंगे, उसके कारण एक सामाजिक सम्मान, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी आइडेंटिटी भी इस्टेब्लिश करने का ये सर्विस मौका देती है। हम भोपाल के विकास की बात करते हैं तो वहाँ पे बुच साहब का नाम आता है कि उन्होंने भोपाल को इस्टेब्लिश किया। हम नागपुर शहर के बात करते हैं तो वहाँ चंद्रशेखर जी का नाम आता है। हम इसी तरह से जितने भी बड़े प्रयोग हुए हैं, बड़े प्रशासनिक प्रयोग हुए हैं, अगर आप कुछ अच्छा कर पाते हैं तो आपको लंबे समय तक लोगों के दिलों में याद किया जाता है, लोगों के दिलों में आप राज करते हैं। ये मुझे लगता है कि जीवन का और भी एक बड़ा परिवर्तन है। और अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र में भी जाते हैं तो उस प्रशासनिक जीवन के दौरान किए गए आपके अच्छे कार्य आपकी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए बेहद सहायक होते हैं, जो आपके लिए जिंदगी में और बड़ी सफलताओं के भी द्वार खोलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सर्विस काफ़ी अच्छा मौका देती है और जो युवा साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म को अचीव करने के बाद आप कुछ अच्छा सकारात्मक करें, उसी से आपको जीवन की प्रासंगिकता, सर्विस का रिलेवेंस समझ में आएगा और आपको लाइफ में बेटर सेटिस्फेक्शन मिल सकेगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अंत में कोरोना का समय चल रहा है, पूरी मानवता, पूरा विश्व, पूरा भारत कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक सिपाही, एक वॉरियर की तरह इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ें। और निश्चित रूप से मैं सबको शुभकामना देता हूं कि आप सब लोग हेल्दी रहें और अच्छे से सिविल सर्विसेज में भी इस लॉकडाउन के पीरियड का अच्छे से उपयोग करें। ऐसी चीज़ों में उपयोग करें जो सामान्य रूटीन लाइफ में, रूटीन प्रिपरेशन के दौरान जब एग्जाम दर एग्जाम होता रहता है तो जो नहीं कर पाते, उन सब चीज़ों को भी अभी करने का एक मौका है। और अपनी तैयारी को एक पैना धार दें, एक ज़बरदस्त तैयारी के साथ आगे के लिए मैदान में उतरें। छुट्टी जब भी होती है तो छुट्टी तो उन लोगों के लिए होती है जो कंपटीशन की रेस में नहीं होते हैं। छुट्टी तो आपको तैयारी करने का और दूसरों से आगे बढ़ने का एक मौका भी देती है। तो इसको सकारात्मक तरीके से उपयोग करें इस लॉकडाउन पीरियड को और आप आगे बढ़ें। हम कोरोना से भी जीतेंगे और आप सिविल सर्विस में भी सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।